नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आर्थिक घटनाक्रम को हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें 30 सवालों को हमने पहले एपिसोड के अंतर्गत देखा था। और अभी अगला एपिसोड है, इसमें 31 से 60 तक के प्रश्नों को देखेंगे। पूरे साल का करंट अफेयर हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट लग रहे हैं सबको इसमें समाहित कर रहे हैं। और इन प्रश्नों को डिस्कस करने के बाद आप पूरे साल के आर्थिक घटनाक्रम, ऐसे ही हम योजनाओं पे, ऐसे ही व्यक्तियों पे, व्यक्तित्व पे, स्थानों पे सब एपिसोड लाएंगे। और पेपर के काफी पहले इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसी प्रैक्टिस सेट भी आप लोग डिमांड कर रहे थे कि इसको लॉन्च किया जाए, तो हमने एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लॉन्च किया है। और ये जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, ये डेली आपको एक टेस्ट इसके अंतर्गत मिलने का प्रावधान है। और 1 से 20 अक्टूबर तक ये चलेगा। 24 अक्टूबर को आपका पेपर है, 4 दिन फिर आप रिवीजन कीजिएगा। और अंतिम समय में इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता है तैयारी का। अगर इसको आप अंतिम समय में कर लेते हैं तो 1 से 20 अक्टूबर तक हर दिन 150 प्रश्नों को करने के बाद जो सुबह 8 बजे आपको पेपर मिल जाएगा, उसमें आपकी रैंक एनालिसिस हो जाएगी, आपको पीडीएफ इसका दे दिया जाएगा, आपको प्रत्येक प्रश्न पत्र का अलग पीडीएफ और व्याख्या सहित अलग पीडीएफ दे दिया जाएगा। जितना भी करंट अफेयर और इन सब डेटा होंगे, उनका जो भी इंपॉर्टेंट डेटाज होंगे उनका पीडीएफ दे दिया जाएगा। और सारा बजट वगैरह सब कवर कर लिया जाएगा। जो भी सूचकांक होंगे, सीसैट के 2 पेपर ले लिए जाएंगे, तो कुछ बचेगा नहीं जो आपको तैयार करना हो। और हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में ये उपलब्ध होगा। अगर आपको ये चाहिए तो यूपीपीसीएस 20, हाँ 20 ही लिख के भेजना है, क्योंकि 20 टेस्ट है इसमें। और 6307281212 पर व्हाट्सएप करना है। अंतिम दिनों में इससे अच्छे से आप रिवीजन किसी और माध्यम से नहीं कर सकते। ये बिल्कुल मेरा इसलिए दावा है, अनुभव रहा है, क्योंकि अंत समय में क्या पढ़े क्या छोड़े ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। और जब आप टेस्ट करते हैं तो सब तैयार हो जाता है। तो इससे जुड़ने के लिए फटाफट मैसेज कीजिए। 1 तारीख से ये स्टार्ट हो जाएगा, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है। मूडीज ने हाल के पूर्वानुमानों के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रहेगी, क्या अनुमान लगाया। तो मूडीज का जो अनुमान था, ये एक्चुअली फरवरी का अनुमान है। और उस समय उन्होंने कहा था 13.5% रहेगी। 13.5%। हो सकता है आपसे पुराना क्वेश्चन उठाया जाए और ये प्रश्न पूछ लिया जाए, तो बी ऑप्शन इसको बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है और दुनिया भर में ये देशों का रेटिंग करती है कि वहां पे कितना क्या रहेगा। तो वैश्विक स्तर की ये रेटिंग एजेंसी है। और जरा बताइएगा कि मूडीज कहाँ की रेटिंग एजेंसी है, किस देश से ये बिलोंग करती है। मूडीज जो है वो किस देश से बिलोंग करती है। कई बार ये ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, मूडीज कहाँ से बिलोंग करती है। अगर ये आपको नहीं पता है तो कई बार क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो रेटिंग एजेंसी कहाँ से बिलोंग करती है, जरा इसको बताइएगा। वैसे मैं अभी बता दूंगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सिटी इनोवेशन एक्सचेंज जो प्लान है, ये क्यों लॉन्च किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो अब ये भी ध्यान रखिए, आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसने इसको किया है। क्या किया है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। और इसको आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा। तो अगर बात हो रही है सिटी इनोवेशन की, तो शहर में एजुकेशन के बारे में बात हो, शहर में हेल्थ के बारे में बात हो, शहर में कोई भी इंडस्ट्री के बारे में बात हो, उसके इंफ्रा के बारे में बात हो, तो उसको अपडेट करने की बात इसमें की जाएगी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किसी का उत्तर नहीं आया। मूडीज जो है ये यूएसए की एक रेटिंग एजेंसी है। इसका जो मुख्यालय आप देखेंगे तो ये न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ही इसका मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है, भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पूरे भारत में यह दिवस मनाया जाता है इसलिए कि जो इसके कर्मचारी हैं इस विभाग के, उनको केंद्रीय उत्पाद शुल्क के बेहतर तरीकों को लागू करने के बारे में प्रोत्साहित किया जा सके, है ना। 24 फरवरी 1944 की बात है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कानून लागू किया गया था। और इसी कारण से इस डेट का चुनाव किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नियामक दायरे के तहत अनुच्छेद 371 F के तहत किस बैंक को अपने में लाया भारतीय रिजर्व बैंक। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बैंक था स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, जिसकी स्थापना हुई थी 1968 में। और ये सिक्किम का जो स्टेट लेवल का जितना भी राजकोष संचालन है, जितना उसको देखता था, है ना। स्टेट लेवल का राजकोष जो संचालन है उसको करता था
ट्रेजरी ऑपरेशन ये करता था। तो अनुच्छेद 371 F के तहत अपने दायरे में इसको लेके आया है आरबीआई, ध्यान रखना। अंतरिक्ष उद्यमिता और उद्यम विकास किस संगठन की पहल है? सीड आपसे पूछा जा सकता है। स्पेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट, ये किसकी पहल है? ये पहल है इसरो की। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसरो की जो ये पहल है, इसके अंतर्गत इसरो क्या करेगा? कुछ स्टार्टअप्स को लेगा, कुछ एमएसएमई को लेगा, और स्टार्टअप्स और एमएसएमई को प्रारंभिक चरण में ये प्रोत्साहित करेगा, और उसके बाद में इसरो इन कंपनियों को अपनी सुविधा के अनुसार चीजें बताएगा कि ऐसे करो, उनका ये उपयोग करेगा। उपयोग करने की मतलब इसरो कंपनियों को अपनी सुविधाओं का उपयोग करने की फिर अनुमति भी देगा कि आप आइए हमारे साथ मिलकर काम करिए। बात समझ में आ गई? वो पहला अफ्रीकी देश कौन सा है जिसके साथ भारत ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। व्यापार समझौता जो ये है वो है CECPA, सेस्पा, है ना, आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता, व्यापक आर्थिक सहयोग आप इसको कह सकते हैं, व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता सेस्पा इसके किसके साथ किया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सेस्पा जो फुल फॉर्म इसका होता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये साइन किया गया है मॉरिशस के साथ में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मॉरिशस के साथ में। मॉरिशस, और ये अफ्रीका में किसी भी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित होने वाला पहला व्यापार समझौता है सेस्पा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट का संबंध किन देशों से है? तो ये संबंधित है भारत और किस देश से? भारत और म्यांमार से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। दो बंदरगाह का नाम याद रखिए, एक भारत का कोलकाता, और दूसरा आप याद रखिएगा भारत का कोलकाता, और कोलकाता के साथ में ये दूसरा जो है ये सितवे बंदरगाह, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सितवे, कोलकाता से सितवे को ये कनेक्ट किया जाएगा। $484 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है। ये बंदरगाह आपको ध्यान रखने हैं। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? इसमें कई बार अप डाउन चलते रहते हैं। एक रिपोर्ट आई थी उसमें चौथा स्थान भी था, है ना, फरवरी में रिपोर्ट आई, फिर एक जुलाई में रिपोर्ट आई तो उसमें फिर चौथा था, और फरवरी में पांचवा था, जुलाई में एक में चौथा था, और उसके बाद में फिर से जब रिपोर्ट आई तो इसमें पांचवा ही। निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट था कि भारत विश्व के 5 देशों में शामिल है, किसमें? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। पहला स्टेटमेंट, सोचिए क्या ये सही है? दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत 15 मिलियन टन दलहन का उत्पादन 2019-20 में कर चुका है। दोनों बातें सही हैं। हमारे यहाँ दाल को पैदा भी होती है और हम लोग दाल तड़का खाते भी हैं, दाल चावल वैसे खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, ढाबे पे जाते हैं तो दाल फ्राई खाते हैं, तो दाल को खा खा के भी हम खत्म भी कर देते हैं, और 15 मिलियन टन का उत्पादन भी हुआ है। कभी कभी आपसे उत्पादन भी पूछा जाता है। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको बताना है। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक एक मूल्य सूचकांक है, प्राइस इंडेक्स है, और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के लिए वित्त वर्ष 2017-18 को आधार बेस ईयर जो बनाया गया है, अलग से आपसे पूछा जा सकता है, तो 17-18 को बनाया गया है और इसे 4 जून 2020 से लागू किया गया। ये सभी स्टेटमेंट सही है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के बारे में ये इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, नेशनल कोल इंडेक्स, है ना। तो कोयला मंत्रालय के द्वारा राजस्व भागीदारी के आधार पर कोयला खानों की जो नीलामी होती है, वाणिज्यिक नीलामी, उसको इसी के तहत शुरू किया गया है। और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक जो है एक मूल्य सूचकांक है, ये ध्यान रखना। किस भारतीय बैंक ने अपनी ई डीलर योजना के तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया? ई डीलर योजना, ई डीलर योजना के तहत जब ये समझौता किया तो डीलरों को 2 करोड़ रुपए तक का वित्त सहायता पंजाब नेशनल बैंक 2 करोड़ तक की देने का इसमें बात की गई, और पंजाब नेशनल बैंक के साथ ये समझौता हुआ। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई, है ना, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो कहा जा रहा है एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली का संचालन करता है, और इसकी स्थापना 2008 में आरबीआई और आरबीआई के साथ में जो भारतीय बैंक संघ है उसने मिलके, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, उसने मिलके की थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाद में इसको अगर देखा जाए तो जो हमारे यहाँ कंपनी अधिनियम 2013 का है उसके तहत इसको पंजीकरण की इसका हुआ है, उसकी धारा 8 के तहत ये पंजीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्मार्टअप अनुदान जो हाल ही में खबरों में था, स्टार्टअप नहीं है ये, स्मार्टअप ही है, रिलेटेड टू स्टार्टअप है ये। अगर आपसे कहा जाए स्टार्टअप से रिलेटेड है तो सही है, अगर आपसे कहा जाए कि ये स्टार्टअप के साथ में उद्योगों से रिलेटेड है तो ये सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये इसका नाम जो है वो स्टार्टअप नहीं है, स्मार्टअप है। स्मार्टअप अनुदान ये एचडीएफसी बैंक का है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसने क्या किया है, इसमें जो इसका जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है 2% हर संस्थान करते हैं, तो उसी के तहत इसको शुरू किया है। और जो स्टार्टअप्स होंगे, जो नए उद्योग हैं, उद्यमी हैं, उनको ये आमंत्रित करेगा, उनको हेल्प करेगा। कौन? एचडीएफसी बैंक। अगला जो प्रश्न है, उपभोक्ता कल्याण कोष के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। इसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी, है ना, अधिनियम 2017 के तहत स्थापित किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। और ये कोष राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। यानी कि जो कोष है ये राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है और वो राजस्व विभाग आता है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और उपभोक्ताओं के लिए, या आप ऐसे कह सकते हैं ये जो कोष होगा ये राजस्व विभाग द्वारा स्थापित किया गया है, और उपभोक्ता मामलों का जो विभाग है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उसके द्वारा संचालित इसको किया जा रहा है, संचालन इसका वो कर रहा है। किस देश ने भारत के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा, करेंसी स्वैप फैसिलिटी का निपटान किया? तो ये किया था श्रीलंका ने, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका ने किया था। भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है, ऐसे श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक है वो है सीबीएसएल। सीबीएसएल है सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। तो उन्हीं के बीच में ये हुआ था करेंसी स्वैप समझौता। केंद्रीय बजट के अनुसार भविष्य निधि अंशदान पर कर मुक्त ब्याज की सीमा क्या है? भविष्य निधि अंशदान पर कर मुक्त ब्याज की सीमा क्या है? तो 2021-22 का जो बजट आया उसमें प्रोविडेंट फंड जिसको पीएफ कहते हैं, यानी कि भविष्य निधि जिसको कहते हैं, तो भविष्य निधि के खातों पर एक वर्ष में 2.5 लाख रुपए से अधिक अंशदान पर जो प्राप्त ब्याज होगा वो कर के दायरे में आएगा। लेकिन 2.5 लाख तक की जो सीमा है वहां तक जो है वो कर नहीं लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? अगला जो प्रश्न है, 2021-22 के केंद्रीय बजट में किस बंदरगाह को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने के बारे में कहा गया? तो कोच्चि बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, इन तीनों को याद करिए। और साथ में दो बंदरगाह मैं और आपको बता रहा हूं, एक है इसमें ऐड कर लीजिए चेन्नई बंदरगाह, और एक इसमें ऐड कर लीजिए पेटूघाट बंदरगाह। तो चेन्नई और पेटूघाट, इन बंदरगाहों को भी कहा गया था आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाया जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हब बनाया जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश की जगह पे यहाँ पे कह दीजिए केंद्र शासित प्रदेश के किस शहर में? तो लेह में बात की गई थी कि यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन वहां पे केंद्रीय विश्वविद्यालय बन रहा है तो आपके दिमाग में रहेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ वहां पे अभी नया नया वो स्टेट बना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। केंद्रीय बजट के अनुसार अस्थायी श्रमिकों को किस संगठन के तहत कवर किया जाएगा? अस्थायी श्रमिकों को कवर किया जाएगा, साथ में जो फीमेल्स वर्कर होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, उनको भी न्यूनतम मजदूरी उनकी सुनिश्चित हो सके, सभी प्रकार के जो श्रमिक हैं उनको कवर किया जा सके, महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा भी मिल सके, तो ये ईएसआईसी है ना, उसके तहत। ईएसआईसी का मतलब कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है उसके तहत। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके तहत कवर किया जाएगा। 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रेशम मेले का उद्घाटन किसने किया? ये जो मेला हुआ था ये विश्व स्तर पे होता है, सबसे बड़े आयोजनों में से रेशम के क्षेत्र में, और इसको उद्घाटित किया था स्मृति ईरानी ने, और ये हुआ था वर्चुअली, ये वर्चुअल माध्यम में हुआ था। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारत जो है वो एक ऐसा देश है जहां रेशम की जो ये प्रजातियां, महत्वपूर्ण प्रजातियां कौन कौन सी हैं रेशम की? रेशम जैसे सहतूत है, इरी है, टसर है और मूंगा, ये 4 प्रकार की, सहतूत, इरी, टसर, मूंगा, इन चारों प्रकार के रेशमों का उत्पादन भारत करता है, चारों प्रकार की किस्मों का उत्पादन भारत करता है। और कच्चा सहतूत रेशम का लगभग 97% भारत में देखा जाए तो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात में उत्पादित हो जाता है।
इस लिहाज से भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है रेशम। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में कितने नए लघु वन उत्पाद स्मॉल फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सम्मिलित किया है? संख्या तो ये 14 है, इसमें कुछ नए भी शामिल किए गए हैं, उनको भी ध्यान रखना है। जैसे इसमें सूखा कैथा, है ना, और टसर कोकून, और माल कांगनी के बीज, जंगली सूखे मशरूम और बांस, इन सबको भी शामिल किया गया। और इन सहित 5 ये हो गए और इन्हीं के साथ में और 9, तो 14 को इसमें वन उत्पाद जो है, लघु वन उत्पाद, उनको शामिल किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में। चाबहार बंदरगाह किस देश का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है चाबहार। और ये है कहाँ का? ईरान का कि इराक का? यही कंफ्यूज नहीं होना है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ईरान का है। और वर्ष 2016 में इसको चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए भारत और ईरान के बीच में एक समझौता हुआ था। भारत इसमें पार्टनर है, तो ईरान और इंडिया इन दोनों के बीच में एक समझौता 2016 में हुआ था। ओमान की खाड़ी में ये स्थित है, ये ध्यान रखना, गल्फ ऑफ ओमान में स्थित है और एकमात्र समुद्री बंदरगाह है ईरान का। हाल ही में जारी एनएसएसओ की संशोधित अनुमानों के अनुसार 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? ये पूछा जा रहा है, 19-20 के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये थी 4%, है ना, 4% ये जीडीपी वृद्धि दर थी। और एनएसओ का मतलब क्या है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टेटिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑफिस है, उसकी बात हो रही है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इसने कहा था, एनएसओ ने कहा था। तो एनएसओ जो है नेशनल स्तर पर हमारे यहाँ जो ये चीज कुछ भी कहेगा तो आपको उसको थोड़ा सा गंभीरता से मानना पड़ेगा ना उसको, कि वो कुछ कह रहा है, नेशनल स्टेटिक्स ऑफिस कुछ कह रही है, तो स्टेटिस्टिकल ऑफिस के आंकड़े आप ऐसे झुठला नहीं सकते। तो 4% गंभीर है। और हाल ही में भारत के सड़क निर्माण परियोजना के लिए किस देश को 800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो भारत ने ये किस देश को दिया है? तो ये भारत ने दिया था नेपाल को। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 800 करोड़ नेपाली रुपए की बात इसमें हुई थी, अनुदान सहायता भारत ने नेपाल को दी थी। जब भी चाइना टाइट करता है तो भारत के लिए भी समस्या हो जाती है। चाइना अगर टाइट क्या करेगा, चाइना कहेगा आओ नेपाल, तो मेरे छोटे बच्चे हो, आओ तुमको मैं देता हूँ, कुछ पैसा ऐसा ले लो, टॉफी वॉफी खा लो। तो भारत के लिए चिंता का विषय। तो भारत भी कहता है लो भैया रोड वोड बनवा लो। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है, ये भी ध्यान रखना, है ना। नेपाल भारत के साथ ही सबसे बड़ा व्यापार करता है। विदेशी निवेश की बात अगर की जाए तो भारत नेपाल में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी है। बात समझ में आ रही है? भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास भी होता है। भारत नेपाल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है उसका नाम क्या है? सूर्य किरण अभ्यास होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। बाकी पड़ोसी तो है ही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935 की बात है जब इसकी स्थापना की गई थी। दूसरे में दिया है 36 को की गई थी, तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। पहला तो 1 अप्रैल 1935 एक्चुअली, सॉरी 1 करोड़ नहीं, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, 35 को, 36 को नहीं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और इसीलिए इस दिन स्थापना दिवस मनाया जाता है। आप आरओ का एग्जाम भी दे रहे हैं तो हमारे पास टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो प्रोग्राम है ये बहुत ही लाजवाब प्रोग्राम है। 20 दिन लगातार जब आप टेस्ट देंगे तो जाके 24 तारीख को जब आप बैठेंगे टेस्ट में तो आपको लगेगा अरे वाह कितना सरल पेपर है, जैसा भी हमने किया था वैसा ही आपको मिल रहा है। क्योंकि प्रैक्टिस आपको आपके मुकाम तक पहुंचाती है। आप डायरेक्ट जाके जब पेपर वहीं देखते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये कैसे क्वेश्चन आ गए। कौन सी संस्था वार्षिक विश्वव्यापी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करती है? क्योंकि नए क्वेश्चन भी आजकल बन रहे हैं, केवल पुराने से काम नहीं चलने वाला है, ये ध्यान रखना, है ना। तो ये जो रिपोर्ट जारी करती है वो जारी करती है आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आईएमएफ इसको जारी करती है। और ये रिपोर्ट 6 अप्रैल को इस बार जारी की गई थी। 6 अप्रैल को ये रिपोर्ट जारी की गई थी और भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे रिकवरी की राह पर है, ये कहा गया था इसमें आईएमएफ के द्वारा। किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया? अब ये दोनों प्रश्न मैंने साथ में रखा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि इसको आईएमएफ ने जारी किया है। अगर आपसे ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक पूछ लिया जाएगा
तो आप इसको कहेंगे कि फिच रेटिंग एजेंसी ने इसको जारी किया है। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है ये भी फिच भी, जैसे मूडी की बात हमने की थी, मूडीज भी वहां की थी और ये भी यूएसए बेस्ड है, और इसने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया। और इसमें भारत के बारे में इसने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को उसने फिर से जारी किया। पहले इसने कहा था 11% रहेगा, तो इसने कहा 12.8% रहेगा, यानी कि ये भी रिकवरी की बात कहीं ना कहीं कर रही थी। यहाँ पे प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि फिच कहाँ की है? यूएसए की। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? तो फिच। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पूछ लिया जाए तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ। अब अगर आईएमएफ के बारे में आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो आईएमएफ के बारे में, जैसे इन संगठनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, जिसका 1945 में स्थापना इसकी हो गई थी, और वाशिंगटन डीसी में जिसका मुख्यालय है। तो ये सब भी आप ध्यान रखिए। और क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो है इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है। वित्त विधेयक 2021 में किए गए संशोधनों के अनुसार ईपीएफ अंशदान की नई सीमा क्या है, जिसमें ब्याज में छूट दी जाएगी? अब ये नई सीमा आपसे पूछी जा रही है, यानी कि कुछ परिवर्तन हुआ है। तो इसमें 5 लाख रुपए, वित्त विधेयक 2021 में ईपीएफ अंशदान में 5 लाख रुपए की छूट की व्यवस्था की गई, कि 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इसमें किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि में जमा सीमा को बढ़ा दिया गया था, है ना? तो पहले से जैसे ये कितनी हुआ करती थी, अब 5 लाख रुपए, ये ध्यान रखना, वित्त विधेयक 2021 में इसको कर दिया गया। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो क्वेश्चन पहले अभी हमने डिस्कस किया है, ये जो है ये प्रोविडेंट फंड है, पीपीएफ है, और इसमें इसमें केवल गवर्नमेंट क्या करती है? योगदान करती है। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ईपीएफ है, उसमें मतलब एम्प्लॉयर भी योगदान करता है, और मतलब वो उसमें व्यक्तिगत अपना होता है, इसमें एम्प्लॉयर भी योगदान करता है। तो इसकी सीमा जो है ये 5 लाख रुपए रखी गई है। गवर्नमेंट नहीं, उसमें व्यक्तिगत में बात कर रहा था। तो ये 5 लाख रुपए, ये दोनों चीजें, ये ईपीएफ है और वो पीपीएफ है, तो दोनों का ये ध्यान रखना। क्या पूछा जा रहा है आपसे, इतना सूक्ष्म कोई ध्यान नहीं रहा, दोनों में 2.5 लाख ऐसे टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में यूनिवर्सल बैंकों एवं लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने हेतु समिति का गठन करने की घोषणा की गई है? किसके लिए? यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्यामला गोपीनाथ। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये समिति गठित की गई है श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में, और इस समिति का गठन केंद्रीय बैंक द्वारा निरंतरता के आधार पर बैंकिंग परमिट जो दी जाएगी, तो बैंकिंग परमिट दिए जाने संबंधी पूर्व घोषित योजना कैसे बनाई जाए, कैसे क्या किया जाए, उसी के तहत इसको किया गया है। ऑन टैप लाइसेंसिंग के रूप में इसको जाना जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं? ऑन टैप लाइसेंसिंग इसको कहते हैं। तो उसी प्रक्रिया के तहत ये काम हो रहा है। श्यामला गोपीनाथ का नाम मत भूलिएगा। और एमपी लैट्स फंड को कोविड 19 महामारी के तहत किस वर्ष तक निलंबित कर दिया गया है? तो अभी कोविड के तहत इसका निलंबन जो है 2022 तक किया गया है। आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर बढ़ाया जाएगा, लेकिन 2022 तक इसका निलंबन कर दिया गया है। बात समझ में आ गई? केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है। ठीक है, केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा को बताया था कि 2019-20 में के लिए एमपी लैट्स फंड वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था और जिलों को भेजा गया था, लेकिन उसके बाद जो कोविड का काम आया, मतलब कोविड का कहर आया, तो उस कारण से ये काम नहीं हो पाया। तो आगे भी ऐसे हमसे जुड़े रहें और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच। बाकी इस सीरीज का लाभ आप जरूर उठाएं। मैं इसको 1 तारीख से स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा, और मैं आपसे बार बार इसलिए कहता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस बहुत सही से होना जरूरी है अंतिम समय में। पहले से जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो लोग उन टेस्ट को भी रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, और जो लोग अभी नहीं ज्वाइन किए हैं तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।